नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम नारी तो नारायणी में मैं प्रियांशा लाजरस आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की जानी मानी और लाखों महिलाओं की प्रेरणा काजल सचदेवा जी। तो चलिए उनसे करते हैं आज खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे चैनल में। नमस्ते प्रियंका जी। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी मैम, आज आप लाखों महिलाओं की प्रेरणा बन गई हैं, आपकी प्रेरणा कौन है? मेरी प्रेरणा भी कोई है जो महिला है जिसको देख देख कर मैं आगे बढ़ी। नाम नहीं ले सकती, पर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं हमेशा उन्हें देखती हूँ और उनसे ही प्रेरणा लेती हूँ, क्योंकि इंसान जो आसपास जो रोज़मर्रा के कामों को देखता है तो उससे ही प्रेरित हो जाता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई मेरी दोस्त है जिससे मैं बहुत प्रेरित हूँ। जी, आप छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में थैलीसीमिया और सिकल सेल को लेकर एक बहुत बड़ा विजन लेकर आप चल रही हैं, उसके बारे में बताइए। मैं मेरे बेटे के लिए आपको बताऊंगी। मेरे बेटे को भी थैलेसीमिया है, जिसे 26 साल से ब्लड लग रहा है। तो पहले तो उसके इलाज के लिए मैं बहुत भटकती रही और फिर जब नहीं मिला इलाज तो मैंने दूसरे बच्चों की मदद करना चालू कर दी। मुझे लाइन में खड़े हुए वो बच्चे आज भी याद हैं, जो कि 2 दिन पहले वो बच्चा मिला और 2 दिन बाद जब उसके बारे में पूछा तो उसके परिवार वालों ने बताया कि उस बच्चे की मौत हो गई। तब उस घटना ने मुझे बहुत झकझोर करके रख दिया और मैं उस चीज़ को सहन नहीं कर सकी। तब मुझे लगता था कि ये इलाज के अभाव में, ब्लड के अभाव में इन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। कोई बच्चे का चेहरा बिगड़ जाता है, कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो जो चीज़ें थी ना, वो दर्द मेरे अंदर घर कर गया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन बच्चों के लिए काम करना चाहिए। जब मेरे बेटे का कोई इलाज नहीं मिला, मैं इंडिया ही नहीं, मैं विदेश तक अपने बच्चे के इलाज के ले गई। जब वो मुझे इलाज नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला, आज करोड़ों रुपए की मालकिन होकर के मेरे बच्चे के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं था, तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी जगह इलाज के बाद मेरा बच्चा ठीक हो जाता तो मैं शायद यहाँ नहीं बैठती। तो मेरी जगह शायद यहीं पर थी। वो ऊपर वाला जो होता है, कहते हैं ना कि वो ड्यूटी सबकी लिख के रखता है। तो मेरा बच्चा ठीक हो जाता तो शायद मैं दूसरे बच्चों की मदद नहीं करती। तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो उसका भी कोई एक कारण है, ऊपर वाले ने सेटिंग करके रखी है मेरे लिए। जी, काजल जी आप एक गृहिणी भी हैं और आप ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं, हमें और व्यूअर्स को बताइए। मैं धन्यवाद करूंगी अपने इर्द गिर्द मेरी सहायता करने वाले लोगों को, क्योंकि जो भी काम मेरा देखता है वो इम्प्रेस हो जाता है, अपने आप से कुछ न कुछ अंश काम के वो मुझे दे जाता है। तो मैं एक अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ काश फाउंडेशन में मेरे पति जुड़े हैं, जो कि मेरी ढाल है बहुत बड़ी और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। धन्य हूँ मैं ऐसे इंसान के साथ जुड़ करके, जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की है और मुझे आगे बढ़ाने में। एक महिला जब कोई गृहिणी होती है तो उसको पाँव बाहर वो कदम रखती है, आती है, लेकिन उसको बाहर कदम निकालने के लिए उसको बहुत मेहनत लगती है। तो एक गृहिणी से एक वर्किंग वुमन होने तक का सफ़र जो था वो मेरे पति के साथ मैंने तय किया है। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। इसके अलावा मेरा सेक्रेटरी है संदीप, और साथ में जो ये मेरी नर्स है रत्ना, और ये जो जितने काम करने वाले डॉली बच्चे हैं मेरे साथ, जूही है, ऐसे काफ़ी मेरे बच्चे मेरे साथ, मेरे परिवार जैसे जुड़े हुए हैं, जो वक्त वक्त पर मेरी मदद करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसा परिवार काश फाउंडेशन का पा करके। जी, काजल जी आप एक महिला हैं और महिलाओं को जब भी कुछ नया वो करना चाहती है अपनी लाइफ में, कई तरह की चुनौतियां उनके जीवन में आती हैं, तो आपने किन किन तरह की चुनौतियां देखी है? देखिए, कॉम्पिटिटर सुख में होने चाहिए, किसी बिजनेस में हो, पर दुख में भी हमारे साथ कॉम्पिटिटर जुड़े होते हैं। और हम सब बच्चों के इलाज में हम मदद करते हैं, अच्छा काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता या अचानक उसको कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें बहुत तकलीफ़ भी होती है। हम अंदर ही अंदर हम दुखी होते रहते हैं, बट सामने वाले पेशेंट के परिवार भी हम पर प्रहार करते हैं, तो ये चुनौती हमारे लिए सबसे पहले आती है। मैं एक माँ हूँ, थैलेसीमिक बच्चों की माँ हूँ। हर एक इंसान का, बच्चे का भला एक माँ करना चाहती है, किसी की बुराई नहीं चाहती, पर ऊपर वाले ने उसकी किस्मत में क्या लिखा है, शरीर में उसके क्या वो चीज़ को सर्वाइव कर पाता है नहीं, ये हमें नहीं पता होता। हम हर किसी का अच्छा ही चाहते हैं। तो ये चुनौती कई बार आती है परिवार वाले की तरफ से, उनके तरफ से वो दुखी भाव से या गुस्से के भाव से हमारे पास आते हैं, पर हमारा उसमें कोई दोष नहीं है।
दूसरा समाज में होता है कि पहले हम जैसे एक हाउस वाइफ रहते हैं, एक अच्छे परिवार से हैं, तो हम लोग अपना अलग दायरा होता है, हमारा अलग उठना बैठना होता है। अभी ये फील्ड मिलने के बाद हमारा उठना बैठना सारा दिन डॉक्टरों से, मरीजों से और बच्चों से है, तो हमारा दिल भी एकदम छोटा बच्चों जैसा हो गया है। और हर बच्चे को देख करके उसमें मेरी ममता बढ़ जाती है उस बच्चे को देख करके। जिस बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, मेरा भावनात्मक जुड़ाव उनसे होता है और मैं धीरे धीरे अपने आप को सरेंडर करती जा रही हूँ और इतना मगन हो जाना चाहती हूँ मैं इस सेवा में। पहले मैं इतना डेडिकेशन नहीं था, लेकिन जब से इन बच्चों की मैंने देखी है हालत, मैं आपको बताऊँ, मैंने ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे कैंप किए हैं। मैंने रूरल एरिया में जा कर के सारंगढ़ में, सुकमा में, जबलपुर में और सतना, कहाँ कटनी, हम लोग बहुत जगह कैंप करने गए। महाराष्ट्र में यवतमाल गए, भंडारा गए, बहुत सारे हमने कैंप किए हैं। तो जब हम रूरल एरियाज़ में जाते हैं तो हम लोग का भावनात्मक जुड़ाव अपने आप उन बच्चों से हो जाता है। जब वो हमें कांटेक्ट करते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है कि हम किसी एक के जीवन में भी कुछ अच्छा कर सके। उनके लिए हमने दवाइयों की व्यवस्था कर दी और उनके लिए हम एक उम्मीद बन के हम आगे आए हैं। तो हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा ठीक हो जाए, चाहे वो निर्धन हो चाहे वो धनवान हो। परिवार में कई बार चैलेंज आते थे। जब मैं हाउसवाइफ थी, उसके बाद बाहर निकलने की मैंने कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं घर में डांट पड़ेगी, मैं बाहर निकलूँगी। पर मेरे यहाँ जब ये पेशेंट, मेरा ऑफिस नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो मेरे यहाँ खुद ब खुद ये पेशेंट जो थे, उनका भावनात्मक जुड़ाव मुझसे जमता गया, बढ़ता गया। और ये पेशेंट घर पर ही आ जाते थे। सुबह सुबह रोज़ 3-4 पेशेंट, मैडम मिलने आना है, मैडम मिलने आना है करके मोबाइल आया तो फ़ोन करके वो लोग पहुँचते थे। तो परिवार वाले देखते थे कि ये क्या कर रही है, ये कौन कौन से जात के बच्चे, कौन कौन से बच्चे आ जा रहे हैं, किस किस गांव के हैं। क्योंकि गांव के बच्चे बेचारे एक पैर में दूसरी चप्पल, एक पैर में दूसरी चप्पल, और उनके कपड़े बेचारे, तो मुझे तो अच्छा लगता था उनसे, लेकिन परिवार वाले सोचते थे कि ये हमारे बंगलों में कौन आ गया है। तो कई बार देखते रहे। फिर बाहर से जब उन्हें पता चलता था कि उनके परिवार वालों के, उनके मित्र बताते थे उनको कि आपकी काजल सचदेव जो है वो आपकी बहू है, आपकी भाभी है। अरे वो तो बहुत अच्छा काम करती है, अरे वो तो बहुत गरीबों की मसीहा हैं, वो तो उन्होंने तो ऐसा कर। हमारे घर वालों को मैं नहीं बताती थी, बाहर के लोग बताते थे कि आपकी बहू जो है वो इतना अच्छा काम कर रही है, उन्होंने अभी ये किया, अभी उन्होंने ये। फिर घर आके मुझसे पूछते थे लोग कि मतलब मेरे परिवार वाले कि अरे ऐसा हो। फिर मैं बोलती थी हाँ ऐसा हुआ। और कई बार मुझे जो सम्मान मिलता था, शॉल मिलता था, मेरी सास जो मेरी माँ है वो कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है, बड़ी उम्र की हैं। तो जब मैं कहीं से भी इवेंट से आती थी, मुझे सम्मानित करते थे, तो वो सम्मानित वाला वो शॉल आके मैं अपनी माँ को अक्सर पहनाती थी, अपनी सासू माँ को, और उनको देती थी कि ये अवार्ड आपके नाम है। तब वो बहुत खुश होती थी। और फिर उन्हें धीरे धीरे समझ आया। 1-2 पेशेंट से वो मिली, इतनी भीड़, कभी मैंने अभी 2-3 बार सेमिनार किया, प्रोग्राम्स किए, वहाँ सब गाँवों के बच्चे आए छत्तीसगढ़ के। तब उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि भाई आज मेरी बहू जो है वो काम करे, उसकी वजह से हमारा जो है वो हम लोग सम्मान से हम दुगने हो गए। तब वो बहुत खुश हुए और अब मेरा पूरा परिवार मेरा साथ देता है। बच्चे पहले गुस्सा करते थे कि अरे मम्मी आप हो नहीं घर में, हमको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, बट अब वो खुद मैनेज करना सीख गए हैं। उन्हें लगता है कि हमारी माँ जो काम कर रही है वो शायद ही किसी की माँ करती होगी। तो मेरा बेटा बहुत प्राउड फील करता है। उसको जब कोई बच्चा ठीक होके आता है तो मैं उसको मिलाती हूँ कि देखो तुम्हारी भी किस्मत में ये होता बेटा, पर शायद ऊपर वाले ने हमारी ड्यूटी कुछ अलग लिखी है। तो मेरा बेटा भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है और मेरे बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आज जो हूँ मैं इस सब की वजह से हूँ, और इन सब की सहायता की वजह से आज मैं यहाँ बैठ पा रही हूँ और मैं काम कर पा रही हूँ। जी, आपका कार्य तारीफ़े काबिल है काजल जी, बिल्कुल। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी। आप काश फाउंडेशन के कैंप्स के लिए पूरे भारत में घूमी, आपका कैसा रहा अनुभव, और सबसे यादगार पल वो कौन सा है, हमें और व्यूवर्स को बताइए। जी, हम लोग बहुत बेसिक रूप में अंदर जाके हम लोग काम करना चाहते हैं, और हमारा काश फाउंडेशन हमेशा जो है वो ऐसे बच्चों के लिए काम करता है जिनको कोई नहीं हो और जिनको स्पेशल सहायता की ज़रूरत हो, जिन्हें कुछ पता ही नहीं हो। तो हम उनकी ज़िंदगी में रंग भरना चाहते हैं।
और हम चाहते हैं कि वो बच्चा हर बच्चा ठीक होके, कम से कम अगर वो ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, कम से कम वो दवाइयाँ ठीक ले, वो टाइम से दवाइयाँ ले, टाइम से ब्लड चढ़ाए, ताकि उसकी स्थिति एक जिंदा तो रहे वो। तो मैं ऐसे 2 वाक्य हैं जिसने मुझे झकझोर करके रख दिया। एक वाक्य था, एक बच्चा हमारे यहाँ आया था, वो इतना बड़ा पेट लेके आया था, ऐसे जैसे 9 महीने का पेट होता है ना एक लेडी का, उस टाइप का। ये 10 साल का बच्चा था, नाम भी मुझे याद नहीं, नाम मुझे याद आ रहा है इसका, शारिफ करके एक बच्चा था। तो उसके पिताजी बहुत डरे हुए थे। वो बोले कि मैडम ये तो हमको डॉक्टर ने बोला है कि इसको निकाल दो, स्प्लीन, इसके पेट से तिल्ली निकाल दो, और बहुत खतरा है इसको, हम बहुत परेशान हो रहे हैं जी। तो जब वो यहाँ पे आया तो मैंने उसको पूछा कि तुम कब कब ब्लड चढ़ाते हो, तो उसने अपनी रिपोर्ट दिखाई, उसके अकॉर्डिंग वो 4 हीमोग्लोबिन 5 हीमोग्लोबिन में ब्लड चढ़ाता था। मैंने उसको देख लिया, मैंने कहा ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी गड़बड़ी है, तुम्हारा पेट इसीलिए तिल्ली बढ़ी हुई है, तिल्ली को जब तक ब्लड दे के सेट नहीं करोगे। तो उसकी हमने इसको डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले अगर आप इसको मेंटेन कर सकते हो तो करो। तो लेकिन हमारी उम्मीद के बाहर था, हमें नहीं लग रहा था कि उसका इलाज हो पाएगा। उसको हमने बच्चे को अपने सेंटर में रखा, हर 8-8 दिन में करीब हमने 3 महीने उसको ब्लड समय से चढ़ाया। 8-8 दिन में ब्लड चढ़ा के हमने उसको बराबर किया, और विश्वास मानोगे उसका इतना बड़ा पेट बच्चे का वापस एकदम अंदर चला गया। हमने उसके फोटो वीडियो लिए, और वो उस 3 महीने में उसमें ड्रास्टिक चेंज आया, इतना बड़ा चेंज आया। बोले डॉक्टर्स बोले हम नहीं कर पाए, वो आप लोगों ने कर दिखाया मैडम, इतना आपकी बात ये मान रहा है पेशेंट, और आपने इतना उसके साथ लगाव दिखा के जो काम किया है, और वो बच्चा भी बिल्कुल ठीक हो गया, उसका इतना बड़ा खर्चा भी बच गया, और उसकी जान को खतरा था, वो स्प्लिन कभी भी फट सकती थी। तो ये मेरी एक ज़िंदगी में सबसे बड़ा वाकया था। और एक गरीब बच्चा था बनचरौंदा का, लोकेश साहू करके बच्चा था, उसके पिताजी, उसको हिंदी भी बोलने नहीं आती थी, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ी, वो आप देखते तो आप बोलते कि ये आदिवासी जो है वो इंसान है, कहीं से कुछ भी नहीं आता था। अब उसका जब हमने टेस्ट किया, हमारे यहाँ फ्री टेस्ट होता है HLA, जो DNA टेस्ट होता है ना, उसके भाई बहन का HLA मैच हो गया। हम पहली बार रायपुर में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट HLA किया, उसका मैचिंग हो गया। मैचिंग हो गया, उसके पास 1 रुपए नहीं था, 20 लाख रुपए लगना है, उसके पास 1 रुपए नहीं था। 1 रुपए नहीं था, तब कोई ज़्यादा योजना भी नहीं चलती थी, हम कैसे करें क्या करें। अब इसका मैच तो हो गया, मुझे भी लग रहा था कि भाई इस छोटा बच्चा है और अभी ठीक होने के अच्छे चांसेस हैं, और इतना अच्छा मैच हुआ है, अगर फुल मैच हुआ है तो ये ट्रांसप्लांट के लिए जा सकता है, पैसों की व्यवस्था करने की दिक्कत है। फिर हमने उसको सोशल मीडिया में डाला, 3 लाख कुछ प्रधानमंत्री का उस समय फंड आता था, और कोई फंड उसके पास नहीं था, 20 लाख रुपए लगना था, सिर्फ 3 लाख हमारी मुट्ठी में था और कुछ भी नहीं, और वो कुछ बोलना नहीं जानता था। तो बच्चे को देख के मुझे बड़ी दया आती थी, और ऐसे लगता था कि मैं इसका जीवन बचा गई तो बस मेरी सफलता मेरे हाथ में है। तो जहाँ पर कहते हैं ना कि जहाँ पर हमेशा वहाँ खड़े रहो, हमेशा वहाँ पर खड़े रहो जहाँ दुनिया पीछे मुड़ के चली जाती है। लोग पीछे मुड़ के हार के जब चले जाते हैं, मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। हमारा काश फाउंडेशन जो है ना, जो असाध्य चीज़ें होती है ना, उसके पीछे ही पड़ के काम करता है। तो ये काम मुझे भी बहुत कठिन लग रहा था कि 13 लाख का फंड, 17 लाख का फंड कहाँ से आएगा। फिर हमने उसके लिए फंड रेज करना चालू किया, कुछ कंपनियों को बोला और लोगों को बोला, लोगों ने हमारी बहुत मदद की, हमें अप्रिशिएट किया, और हमारा काम हमेशा निष्पक्ष और साफ रहा है समाज के सामने। समाज ने बढ़ चढ़ कर मेरा साथ दिया है। तो ऐसे कुछ सामाजिक लोगों ने बच्चे को देखा, उसकी छत्तीसगढ़ी भोले भाले इंसान की बात सुनी, और उस बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट वो चला गया, उस बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया। आज उसको 4 साल हो चुके हैं, वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। और जब भी आता है ये, तो मैं बोलती हूँ तो मुसीबत है भाई हमारे लिए मुसीबत लाया था, लेकिन ठीक हो गया। तो वो ऐसे चैलेंजेस हमारे ज़िंदगी में आते हैं कई बार, और ये ऐसा पहला चैलेंज था जब मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी। जी काजल जी, आप जो इस वक्त हमारा वीडियो देख रहे होंगे, लोग बहुत जगह से लोग हमारा वीडियो देखते हैं, प्लस कुछ वो लोग भी देख रहे होंगे जिन्हें खुद भी थैलेसीमिया या सिकल सेल की बीमारी होगी, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
जी, मेरे पास जो है वो छत्तीसगढ़ के पूरे बच्चे जुड़े हुए हैं। करीब 4-5 हज़ार बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो सिकल सेल हो या थैलेसीमिया हो। तो मैं उन बच्चों के लिए जिनको हर महीने हर 15 दिन में ब्लड लगता है, उन बच्चों के लिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करूँगी कि थैलेसीमिया और सिकल सेल बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कीजिए। इससे आपके शरीर को बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, बीपी वगैरह सब कंट्रोल होगा, और आपको एक जो आत्मसंतुष्टि होगी इन बच्चों के 15 दिन की ज़िंदगी बचा के, वो आत्मसंतुष्टि आपको कभी नहीं मिलेगी। आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक तो ये हुआ, आप अपनी फैक्ट्रीज़ या कोई भी आपका आउटलेट हो, कहीं पर भी अगर 30 ब्लड डोनेशन भी होता है तो हमें बुला करके, आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग सब अपना अरेंजमेंट करेंगे, बस ब्लड डोनेशन कैंप दीजिए। और दूसरा, आप लोग जो भी लोग हैं अपने बच्चों की शादी करते हैं, कोई कास्ट नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंजाबी जो भी हों। ऐसा कहा जाता था पहले कि थैलेसीमिया सिर्फ सिंधी परिवारों में होता है, तो ऐसा कतई नहीं है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनमें 4-5 पेशेंट अग्रवाल हैं, साहू हैं, पंजाबी हैं, मुस्लिम हैं, हर कास्ट के पेशेंट हैं। तो मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि शादी से पहले अपने यंग बच्चों का, जो जवान बच्चे हैं जो शादी कर रहे हैं, शादी से पहले उनका HPLC टेस्ट जरूर कराइए। HPLC टेस्ट कराने से आपके बच्चों को आपका स्टेटस पता चल जाएगा कि आपके कोई ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, और फिर आप शादी कर सकते हैं। तीसरा संदेश ये दूंगी कि जो लोग, अगर माइनर निकलती है लड़की, जब 2 बच्चों का रिश्ता होता है तो माइनर थैलेसीमिक निकलती है लड़की, तो बोलते हैं कि हम रिश्ता नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर वो माइनर है तो वो कोई बीमारी नहीं है। अमिताभ बच्चन, मैं, हम सब जो हम 24 घंटे काम कर सकते हैं, हम आप लोगों से ज़्यादा, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो थैलेसीमिया माइनर और नॉर्मल अगर शादी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लड़का भी माइनर है और लड़की नॉर्मल है तो भी हम शादी कर सकते हैं। उस शादी को मना मत कीजिए, उस बच्ची से शादी कीजिए और आप लोगों को नॉर्मल ही बच्चे होंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी, आपका हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करने का। सच में आपसे बहुत कुछ सीख मिलती है और हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये थी हमारे साथ काश फाउंडेशन की फाउंडर काजल सचदेव जी, जिनसे हमने जाना कि किस तरह हम अपनी लाइफ में अगर कुछ ठान लें तो क्या नहीं कर सकते। चाहे हम महिला हों, चाहे हमारा कोई भी, हम महिला या पुरुष ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर हमने ठान लिया कि हमें कुछ करना है तो हम क्या नहीं कर सकते। कैमरामैन धनेश्वर के साथ मैं प्रियांशा लाजरस, नमस्कार।